रामपुर गांव की इस छोटी सी दहलीज पर दो जिंदगियां पल रही हैं, पर दोनों के नसीब में जमीन आसमान का फर्क है। ये घर है पार्वती का, जिसकी अपनी बेटी राधा तो उसकी आंखों का तारा है, लेकिन उसकी सौतेली बेटी चंदा चंदा इस घर के लिए सिर्फ एक बोझ। पार्वती अपनी सगी बेटी राधा को रेशमी साड़ियों और ऐशो आराम के सपने दिखाती है। वहीं चंदा का दिन सूरज ढलने से पहले चूल्हे की आग और कुएं के ठंडे पानी में बीत जाता है। चंदा के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी मौत के साथ ही चंदा की खुशियों पर जैसे सौतेली माँ के जुल्मों का ग्रहण लग गया। चंदा कुएं से भारी बाल्टी लेकर आती है। राधा अभी तक सो रही है। पार्वती चंदा से कहती है, अरे ओ करम जली, सूरज सिर पे चढ़ाया और अभी तक गोबर नहीं पाथा। सारा दिन बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानती है। माँ जी, बस अभी कर देती हूँ। रात थोड़ी तबीयत खराब थी तो सवेरे आंख देरी से खुली। अभी सब काम निपटा देती हूँ। जबान मत लड़ा, भाग यहाँ से। मेरी लाडो राधा के लिए गर्म पानी रख, उसे हाथ पैर धोने, कहीं धूप में रंग काला ना पड़ जाए। जी माँ जी, मैं दीदी के लिए अभी पानी गर्म कर देती हूँ। और सुन, पानी गर्म करने के बाद पूरे घर की सफाई भी कर लेना और खाना भी टाइम से बना लेना। मेरी राधा को टाइम से खाना चाहिए होता है, पता है ना तुझे? जा, अब जाके अपना काम कर। चंदा ये सुन के वहाँ से चली जाती है। तब पार्वती अपने आप से कहती है, पता नहीं क्या मनहूस लड़की है। अपने बाप की जगह यही मर जाती तो इस मनहूस की शक्ल नहीं देखनी पड़ती रोज रोज। दीदी उठ जाइए, सूरज सर पे चढ़ाया है। मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, नहा लीजिए। तब राधा उठ जाती है और चंदा से कहती है, तुझे मैंने कितनी दफा बोला कि अपनी मनहूस शक्ल लेके मेरे पास मत आया कर, तेरे समझ नहीं आती। और ये पानी गर्म करके कौन सा एहसान किया तूने जो जताने आ गई यहाँ? दीदी मैं एहसान जताने नहीं आई, मैं तो बस आपको जगाने आई थी। अच्छा, जगाने आई थी तू? मैं बच्ची हूँ, खुद नहीं उठ सकती। और तू ना ज्यादा मेरी सगी मत बनाकर। रुक, अभी माँ को बुलाती है, वही तुझे ठीक करेंगी। माँ, ओ माँ, जरा यहाँ आना। इस मनहूस को देखो तो कैसे जबान लड़ा रही है। तब पार्वती वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ मेरी लाडो को, क्यों चिल्ला रही है? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस मनहूस को बार बार मेरे पास मत भेजा करो। ये यहाँ एहसान जताने आ गई है कि इसने मेरे लिए पानी गर्म किया है। क्यों री मनहूस, क्या बोल रही है राधा से? तेरे मुंह में ज्यादा लंबी जबान आ गई है। आज के बाद मैं तेरे मुंह से सुनू नानू कि तूने राधा से कुछ बोला है, समझ गई? जा यहाँ से अपनी शक्ल लेके। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने दीदी से कोई एहसान जताने वाली बात नहीं बोली। यहाँ खड़ी होके ज्यादा सफाई मत दे। अच्छा होता कि अपने बाप की जगह तू ही मर जाती। जा अब यहाँ से। ये सुनकर चंदा वहाँ से दुखी होके चली जाती है। तब राधा अपनी माँ पार्वती से कहती है, माँ, इस चंदा के मुंह में कुछ ज्यादा जुबान नहीं आ गई है? खुद को पता नहीं क्या समझती है। हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है। तू चिंता मत कर, इसका तो अच्छा इंतजाम करूंगी मैं। जिंदगी भर याद रखेगी ये। चंदा पार्वती और राधा की बातें सुन रही होती है। उसे बहुत दुख होता है। वो अपने आप से कहती है, काश कि आज बाबूजी जिंदा होते तो शायद माँ मेरे साथ ये सब न करती, मुझे भी राधा दीदी जितना प्यार करती। तभी पार्वती और राधा वहाँ आती है और चंदा से कहती हैं, सुन चंदा, मैं और राधा पास वाली विमला के यहाँ जा रहे हैं। हमारे आने तक खाना बनाकर रख लेना और जो राधा को पसंद है वही बनाना, समझ गई? ये कहकर राधा और पार्वती वहाँ से चली जाती है। चंदा उन्हें यूं ही असहाय की तरह देखती रह जाती है। चंदा आंच जलाती है। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी सुलगती है। धुआं उसकी आंखों में भर जाता है, पर वो चुपचाप काम करती रहती है। रसोई में सन्नाटा था, सिर्फ जलती लकड़ी की चटखने की आवाज और उबलती दाल की खुशबू। चंदा सब्जी काटते हुए सोचती है, हे भगवान, कब तक ऐसे ही सहना होगा? क्या कभी मेरी भी किस्मत चमकेगी? तभी राधा वहाँ आ जाती है। दीदी, आप यहाँ? आप तो विमला आंटी के यहाँ गई थी ना? हाँ, गई तो थी, लेकिन मुझे याद आया कि तुझसे खीर बनाने को भी कह दूं। देख लियो, अगर बरनी में चावल बचे हैं तो मेरे लिए खीर भी बना देना। मैं और माँ आकर खाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी, बना दूंगी। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है।
चंदा धीरे धीरे करके सब काम निपटा लेती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। पार्वती और राधा घर वापस आती हैं। चंदा, ओ चंदा, कहाँ मर गई? यहाँ आ तो जरा। मैं तुझसे खीर बनाने की बोल के गई थी, बना दी तूने? जी दीदी, बना दी, खीर भी और खाना भी। जा लेके आ खाना जल्दी, भूख लगी है मुझे। जी दीदी, अभी लाती हूँ। चंदा पार्वती और राधा के लिए खाना लाती है और परोसती है। तू क्यों बैठ रही है? पहले हम खा लें, फिर खाना। चंदा चुपचाप खड़ी होकर वहां से चली जाती है। जब दोनों खा लेती हैं, तब चंदा के लिए बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी बची दाल रह जाती है। माँ, क्या मैं अब खाना खा लूं? बहुत भूख लगी थी। हाँ हाँ, खा ले। वैसे भी तूने ही बनाया है, अब खुद ही साफ कर देना और बर्तन भी मांज लेना। चंदा चुपचाप बैठती है। रोटी तोड़ते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। राधा अपने कमरे में आराम से सोती है। चंदा आंगन में कपड़े समेट रही है। अरे चंदा, कल सुबह जल्दी उठना, राधा को बाल धोने हैं, पानी भरकर रखना, ठीक है? ठीक है माँ जी, रख दूंगी पानी भरकर। चंदा अपने आप से कहती है। शायद भगवान ने मेरे नसीब में यही सब लिखा है। अगली सुबह गांव की औरतें तालाब पर पानी भर रही हैं। आपस में फुसफुसाहट चल रही है। सुना तुमने? जमींदार साहब के बेटों के लिए लड़की देखी जा रही है। हाँ, सुना है। इस बार वो अमीरी नहीं, संस्कार देखेंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। हर घर में जमींदार के बेटों के रिश्ते की चर्चा थी। उधर पार्वती राधा से कहती है। राधा, अगर तेरा रिश्ता वहाँ हो गया ना, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। और कौन है इस गांव में जो मुझसे सुंदर हो? बस मुझे अच्छे कपड़े पहना देना। हाँ मेरी लाडो, पहन लेना, देख लेना तेरा ही रिश्ता होगा वहाँ। लेकिन माँ, कहीं उन लोगों ने चंदा को पसंद कर लिया तो? ना बेटा, तू इस बात की चिंता मत कर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कल पंचायत लगेगी ना, पता लग जाएगा, फिर भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तू चिंता मत कर। चंदा, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी, उसे पता ही नहीं था कि उसकी माँ और दीदी उसके लिए क्या प्लानिंग कर रही थी। अगले दिन गांव की पंचायत में बात रखी गई। गांव की चौपाल में चारपाइयां बिछी हैं। गांव के बुजुर्ग बैठे हैं। जमींदार साहब सब वही मौजूद थे। हम रिश्ते की बात छुप कर नहीं करना चाहते, गांव की इज्जत के सामने ही कहना चाहते हैं। हमें पार्वती जी की दोनों बेटियां पसंद हैं। हम बड़े बेटे सूरज के लिए राधा और छोटे बेटे राज के लिए चंदा का हाथ मांगने आए हैं। सारा गांव हैरान। फुसफुसाहट शुरू। ये सम्मान की बात है, पार्वती जी को बुलाया जाए। एक आदमी पार्वती के घर जाता है और कहता है। पार्वती जी, पंचायत में आपकी हाजिरी जरूरी है, जमींदार साहब आए हैं। पार्वती घबराई हुई पंचायत में आती है। पार्वती, जमींदार साहब तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हम बड़े बेटे सूरज के लिए राधा और छोटे बेटे राज के लिए चंदा का हाथ मांगने आए हैं। पार्वती अपने मन में सोचती है। बड़ा बेटा तो शहर में फैक्ट्री संभालता है, राधा वहाँ राज करेगी, और राज, वो तो गोबर मिट्टी में सना रहता है। चंदा के लिए वही ठीक है। हवेली का रिश्ता है, हम मना कैसे कर सकते हैं? पर याद रहे, चंदा को हम फूटी कौड़ी भी दहेज में नहीं देंगे। पार्वती जी, हम दहेज लेने नहीं आए हैं, हम बहू लेने आए हैं। और जहाँ तक चंदा की बात है, उसकी सादगी और संस्कार ही हमारे लिए सबसे बड़ा दहेज हैं। अगर दहेज ही चाहिए होता तो हम किसी अमीर घर का दरवाज़ा खटखटाते। हमने आपकी बेटियों को उनके गुणों के लिए चुना है, सामान के लिए नहीं। तो पंचायत की मौजूदगी में ये रिश्ता तय माना जाए। जी सरपंच जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जी सरपंच जी, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। गांव वाले, सरपंच और जमींदार की मौजूदगी में ये रिश्ता तय हो जाता है। पार्वती घर लौटती है। राधा उत्साह में पूछती है। माँ, क्या हुआ? मेरा रिश्ता तय हो गया ना? हाँ मेरी लाडो, हो गया, बड़े बेटे सूरज से। चंदा चुपचाप खड़ी रहती है। और छोटे बेटे राज से तेरा भी?
चंदा हैरान रह जाती है। माँ जी, सच में? अगले दिन सुबह से ही गांव के बाजार में हलचल थी। दुकानों पर भीड़ थी, सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थीं और हलवाई की भट्टी से मीठी खुशबू उठ रही थी। उसी बीच पार्वती नए जोश और गर्व के साथ बाजार पहुंची। वह कपड़े की दुकान पर रुकी। अरे पार्वती जी, आज बड़े ठाठ से आई हैं। कोई खास बात है क्या? पार्वती हल्की मुस्कान दबाते हुए बोली। हाँ भाई, दोनों बेटियों का रिश्ता तय हो गया है। अरे वाह, कहाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। पार्वती ने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया। जमींदार साहब के इधर। इतना सुनते ही पास खड़ी औरतों के कान खड़े हो गए। एक औरत दूसरी के करीब आकर धीरे से बोली। सुना तुमने? पार्वती की दोनों बेटियां जमींदार के घर जा रही हैं और हमें तो ये बात पार्वती के मुंह से पता चली। अरे ओ गप्पों की रानी, तुझे तो ये भी नहीं पता तेरे घर में कौन रूठा बैठा है और तू पूरे गांव की पंचायत बनने चली है। वाह रे तेरी खबरदारी। आधे से ज्यादा गांव को ये बात उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन पंचायत बैठी थी, और पंचायत बैठी ही इसलिए थी क्योंकि जमींदार को चंदा और राधा का रिश्ता चाहिए था। समझ गई? उसकी बात सुन के पास खड़ी माया जोर से हंसी और बोली। अरे तुम दोनों को देख के तो सब्जी वाले भी मिर्च महंगी कर दे। इतनी तीखी बातें करोगी तो बाजार में आग लग जाएगी। और सावित्री, तू बात पता चल गई ना चंदा और राधा के रिश्ते की? अब क्या यहीं पर ढोल तमाशा पीटने हैं या घर भी चलना है? अरे ठहर जा, जरा देखने तो दे। इस पार्वती का जलवा देखती रह तू। अब बात दुकान से निकलकर पूरे बाजार में फैलने लगी। पार्वती आगे बढ़ी। लगता है मिठाई का बड़ा ऑर्डर आने वाला है। तैयार रहना, 2 शादियां हैं। पास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। देखो किस्मत कैसे पलटी है। पार्वती की बेटी चंदा और राधा की। चंदा तो है ही संस्कारी, लेकिन सच पूछो तो चंदा की वजह से ही राधा का रिश्ता हो पाया है। सब चंदा के संस्कार की वजह से है। कुछ दिन बाद राधा और चंदा की शादी हो जाती है। ढोलक की आवाजें धीरे धीरे थम चुकी हैं। हवेली रोशनी से सजी है। नई दुल्हनों का गृह प्रवेश हो चुका है। राधा लाल रेशमी साड़ी में सजी हुई है। उसके हाथों में चूड़ियां छनक रही हैं। चंदा हल्की साड़ी में जो रसोई की ओर बढ़ती है। हवेली की रसोई बड़ी है। चमकदार बर्तन सजे हैं। चंदा धीरे से चूल्हा सुलगाती है। राधा अंदर आती हुई तिरछी मुस्कान के साथ। देख चंदा, माँ ने सही कहा था। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तू वही करेगी जो मायके में करती थी, चूल्हा और चौका। चंदा शांत स्वर में जवाब देती है। दीदी, रिश्ते बदल गए पर आप नहीं बदली। मैं काम से नहीं डरती, ना कल डरती थी ना आज। बस आप खुश रहिए। राधा हल्का सा व्यंग्य भरी हंसी हंसती है और चली जाती है। चंदा दाल में छौंक लगाती है। रसोई में खुशबू फैल जाती है। उसी समय राज अंदर आते हैं। चंदा, तुम अकेले क्यों कर रही हो सब? पहला दिन है तुम्हारा। राधा भाभी को बुला लो, वो मदद करवा देगी तुम्हारी। नहीं राज, मुझे उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं सब काम खुद कर सकती हूँ और वैसे भी ये मेरा कर्तव्य है। मैं खुद कर लूंगी। लोग मुझे अनपढ़ किसान कहें या जो भी कहें, पर मैं मेहनत की कीमत जानता हूँ। इस घर में तुम्हें कोई अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। चंदा की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार कोई उसकी मेहनत की कद्र कर रहा है। बड़ी सास जमींदार की पत्नी आंगन में बैठी हैं। खाने की खुशबू आती है। पूनम, आज खाना कौन बना रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मालकिन, छोटी बहू बना रही है आज खाना। जा लेके आ, जरा चख के तो देखूं। जमींदार की पत्नी चंदा का बनाया हुआ खाना चखती है और कहती है। चंदा बहू ने तो कमाल कर दिया स्वाद में। अपनापन है। उधर राधा बैठी है, थोड़ा असहज। सूरज, मुझे रसोई का काम पसंद नहीं। मैं बड़ी बहू हूँ, मुझे सिर्फ मेहमान संभालने चाहिए। तुम माँ जी से कह देना। सूरज सोच में पड़ जाता है। उधर राज चंदा से कहता है। इस घर में तुम्हें कभी मायके जैसा दुख नहीं सहना पड़ेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। रात को चंदा छत पर आसमान देखती है। हल्की मुस्कान के साथ कहती है। शायद सच में मेरी किस्मत बदल रही है। अगले दिन सुबह का समय है।
चंदा जल्दी उठकर रसोई में लग जाती है। राधा अभी तक अपने कमरे में सो रही है। चंदा बहू, तुम अकेली इतना सुबह रसोई में लग गई हो। राधा बहू कहाँ है? राधा दीदी अभी आराम कर रही है माँ जी। सास कुछ नहीं कहती, किचन से चली जाती है। राधा अपने कमरे में आराम से बैठी है। वो अपने आप से कहती है, इतनी सुबह सुबह काम करना मुझे पसंद नहीं। मैं जमींदार घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। उसी समय सूरज अंदर आता है और राधा से कहता है, राधा, माँ पूछ रही थी तुम्हें। तो आप कह दीजिए कि बड़ी बहू मेहमानों के काम देखेगी, रसोई नहीं। और वैसे भी चंदा है ना रसोई का काम देखने को। सूरज थोड़ा असहज हो जाता है। दोपहर में गांव की औरतें मिलने आती हैं। राधा घमंड से बैठी रहती है। बड़ी बहू, जरा पानी पिला देंगी? छोटी बहू है ना, वही पिला देगी पानी। जा चंदा, सबके लिए पानी लेके आ। चंदा तुरंत पानी ले आती है, मुस्कुराकर सबको देती है। गांव की औरतें आपस में फुसफुसाती हैं। छोटी बहू में संस्कार ज्यादा है। रात को सास दोनों बहुओं को बुलाती है। आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। इस घर में बड़ी छोटी का फर्क इज्जत से होता है, काम से नहीं। जो घर संभाले वही असली बड़ी होती है। राधा चुप हो जाती है। चंदा सिर झुका लेती है। अगले दिन खेत से खबर आती है, एक बड़ा सौदा तय होना है और मेहमान घर आएंगे। सास कहती है, आज दोनों बहुएं मिलकर इंतजाम करेंगी। राधा मना कर देती है। मैं थक जाती हूँ इतने काम से। चंदा अकेले सब संभालती है। सूरज पहली बार राधा से नाराज होकर कहता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे माँ बाबूजी के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं निपटा, जिम्मेदारी से निपटा है। जब से इस घर में आई हो, एक काम नहीं करते देखा मैंने तुम्हें। सब काम चंदा ही करती है। देखो सूरज, ज्यादा ना मेरे ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब मुझे नहीं करने घर के काम तो क्यों माँ जी बार बार बोलती हैं? 100 दफा कह चुकी हूँ मैं, तुम्हारा ये नौकरानी बनने नहीं आई। चंदा है ना, वो करेगी सब काम। तो क्यों माँ जी बार बार मुझसे कहती हैं? राधा और सूरज में झगड़ा हो जाता है। उधर राज चंदा से कहता है, चंदा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आज माँ ने पहली बार तुम्हारी तारीफ की। बस फिर क्या था। सिर्फ हवेली में ही नहीं, हवेली के बाहर गांव में भी चंदा की तारीफ होने लगी। अब जहां चंदा की तारीफ हो और वहां राधा को जलन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं क्या है इस चंदा में ऐसा, जिसे देखो इसकी ही तारीफ कर रहा है। हवेली तो हवेली, हवेली के बाहर भी इस मनहूस की तारीफ हो रही है। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन, राधा, सब खत्म हो गया। फैक्ट्री में आग लग गई। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए अपने गहने दे दो, वरना ये घर छिन जाएगा। वाह वाह, तुम्हारी नालायकी की सजा मैं भुगतूं और तुम्हें अपने गहने दे दो? वाह, मैं ही सबसे बड़ी पागल हूँ। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं, मैं इसे नहीं दूंगी। मैं तो जा रही हूँ मायके। इस फकीर के साथ कौन रहे? तभी राज और चंदा वहां आते हैं। चंदा के हाथ में घर के कागजात हैं। भैया रुकिए, चंदा ने अपनी दिन रात की मेहनत और मेरी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो मुनाफा कमाया है, उससे हमने बैंक का सारा कर्ज चुका दिया है। ये लीजिए घर के कागजात। दीदी, मुसीबत में अपनों का साथ छोड़ना अपनों का काम नहीं होता। ये घर हमारा है, इसे टूटने नहीं देंगे। देख चंदा, अच्छाई के पाठ पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। छोटी है, छोटी ही रह। और रही बात इस घर की, तो ये घर तो अब गया और मैं अब इस फकीर के साथ नहीं रहने वाली। तुझे शौक है यहाँ रहने का, तो तू ही रह ले यहाँ। राधा उसी दिन अपने सारे गहने लेके अपने मायके के लिए निकल जाती है। वो अपने घर पहुंचकर अपनी माँ पार्वती को रोते हुए सब कुछ बताती है। माँ, वो सौतेली चंदा तो अब हवेली की मालकिन बन बैठी है। राज ने अपनी खेती से इतना कमाया कि उन्होंने घर बचा लिया और अब सब चंदा की आरती उतार रहे हैं। क्या वो कल की छोकरी राज करेगी? तू फिक्र मत कर लाडो, मैं अभी तेरे साथ हवेली चलती हूँ। हम वहाँ जाकर ऐसा तमाशा करेंगे कि चंदा को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। जब पार्वती और राधा मायके से ससुराल हवेली की तरफ पैदल जा रही होती है, तभी रास्ते में उन्हें वो ठग मिलता है। माई, तेरे पास जो ये पोटली है, इस पर काला साया है। इसे मुझे दे, मैं मंत्रों से इसे 2 गुना कर दूंगा और तेरी सौतेली बेटी चंदा बर्बाद हो जाएगी।
पार्वती और राधा लालच में वे चंदा को बर्बाद करने के चक्कर में अपने असली गहने ठग को दे देती हैं। ठग पोटली बदल देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद पार्वती और राधा को पता चलता है कि ठग ने उनकी पोटली बदल दी है, कंकड़ की पोटली के साथ। माँ, हम तो बर्बाद हो गए। उस आदमी ने तो हमारी गहनों की पोटली अपनी कंकड़ वाली पोटली के साथ बदल दी। अब उनके पास न मायके में कुछ बचा, क्योंकि वे सब छोड़कर हवेली कब्जाने निकली थीं, और न ही उनके पास गहने बचे। राधा और पार्वती बहुत शर्मिंदा थी और दुखी भी। चंदा को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो गई थी। जैसे तैसे वो हवेली पहुंचती हैं। सब चला गया चंदा, जिसके लिए मैंने अपने पति का साथ छोड़ा, अपनी बहन से गद्दारी की। वो लालच हमें ले डूबा। एक ठग ने हमारी किस्मत चमकाने के नाम पर सब लूट लिया। बेटी, आज समझ आया कि चमक किस्मत की नहीं, नीयत की होती है। मैंने अपनी सगी बेटी राधा को ममता का दूध नहीं, लालच और नफरत का जहर पिलाया था, जिसका नतीजा आज हम दोनों भुगत रही हैं। मैंने जिसे पनौती कहकर धिक्कारा, आज उसी की चौखट पर सर छुपाने की भीख मांग रही हूँ। चंदा आंखों में आंसू लेकर बोलती है, माँ कभी सौतेली नहीं होती। आपने भले ही मुझे ठुकराया, पर आपने ही मुझे ये घर संभालना सिखाया था। चलिए अंदर, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। चंदा पार्वती और राधा को अंदर हवेली में ले जाती है।